नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। सरकार ने 19 तारीख को बुलाई संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सत्र के एजेंडे और प्रमुख विधायी कार्यों पर होगी चर्चा। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर भड़की भाजपा। पूछा सवाल, आखिर कहां गायब हैं राहुल गांधी? 10 जुलाई को प्रयागराज के बाद जाना था पटना, कहीं विदेश में तो नहीं? कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हुई आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले समेत 226 कार्यकर्ता शामिल। शाखा विस्तार, सामाजिक कार्यों और शताब्दी कार्यक्रमों पर किया मंथन। चढ़ावा गबन पर जताई चिंता, कहा जांच पर भरोसा। ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा। 10 भारतीय नागरिक सुरक्षित, एक के लापता होने की खबर। कूटनीतिक समाधान की दोहराई बात। और फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। 15 जुलाई को पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से, वहीं 16 जुलाई को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना होंगे आमने सामने। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार सत्र के एजेंडे, प्रमुख विधायी कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही सरकार सभी राजनीतिक दलों से सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग का आग्रह करेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक सक्रियता को लेकर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को महत्वपूर्ण बताया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स और इंडोनेशिया यात्राओं के जरिए हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री सेशल्स गए थे। ये सेशल्स है, ये इंडियन ओशन है। यह सेशल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया। दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पहुंच को लेकर भी भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया है। संबित पात्रा ने कहा कि इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए,
पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बंधा। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की जानकारी दी। साथ ही लगे हाथ भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। भाजपा पूछ रही है कि राहुल गांधी अभी कहां हैं? 10 जुलाई को उनका प्रयागराज और फिर पटना जाने का कार्यक्रम था, मगर वो अचानक गायब हो गए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए, ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया। पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक भव्य और व्यापक सामूहिक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत गृह मंत्री ने अहमदाबाद के साइंस सिटी स्थित साइंस डोम में पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जा रही वृक्षारोपण गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह विशाल अभियान अहमदाबाद नगर निगम और कई अग्रणी सामाजिक संस्थाओं के आपसी सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे अहमदाबाद शहर और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पर्यावरण का संतुलन बेहतर करना है। इस महाअभियान के अंतर्गत गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने और ऑक्सीजन पार्क्स का तेजी से विकास करने की योजना बनाई गई है। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी को भी बड़े स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में आज से महावृक्षारोपण 2026 अभियान शुरू किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहजनवा में लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण किया। गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी वृक्षारोपण एवं विकास उद्यान बनाया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में जन भवन में पौधारोपण करेंगी। दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य मंत्री, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, शिक्षण संस्थान और लाखों नागरिक प्रदेश भर में पौधे लगाकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। सरकार का दावा है कि यह केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और जन भागीदारी का सबसे बड़ा अभियान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए
2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ जैसे विकल्प दिए हैं और सरकार के साथ साथ समाज को भी इस दिशा में प्रयास करना होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के संकट से अगर जल्द निपटा नहीं गया तो यह हमारे अस्तित्व पर ही संकट पैदा कर देगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण संकल्प के तहत वृक्षारोपण भी किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट से निपटने के लिए भारत के कुछ लक्ष्य तय किए हैं। नेट जीरो का टारगेट 2070 तक। आज मैं चेताना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र के संघ के अनुसार 2050 तक यही स्थिति ही तो दुनिया के शहरों में 2.4 अरब लोग जल संकट का सामना करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि मध्य पूर्व क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और ओमानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। दूतावास चल रहे खोज और बचाव अभियान में सहयोग कर रहा है। भारत ने इस अभियान में ओमानी अधिकारियों के समर्थन के लिए उसका धन्यवाद भी किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने की अपनी अपील दोहराई है और कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान तक पहुंचना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बंद होनी चाहिए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर मुक्त और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण पर कुल 1600 से 1800 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या घटने की चर्चाओं को भी खारिज करते हुए कहा कि दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में कोई कमी नहीं हुई है। 1600 से 1800 करोड़ रुपए में मंदिर की पूर्ति होगी, जिसमें संग्रहालय की भी धनराशि जुड़ी है। अनेक श्रद्धालुओं से बात करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि कहीं एक मात्र भी उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था या मंदिर में भगवान राम के प्रति आस्था या जो अर्चना होती है, आरती होती है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हुई। बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत
226 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान संघ के प्रशिक्षण वर्गों, शाखा विस्तार और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष देश भर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग आयोजित किए गए, जिनमें करीब 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा शाखाओं के विस्तार, सामाजिक कार्यों, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं अयोध्या राम मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर संघ ने चिंता जताई है। संघ ने उम्मीद जताई कि एसआईटी और पुलिस जांच जल्द निर्णायक नतीजे तक पहुंचेगी। में मार्च 2026 के बाद विभिन्न स्तरों पर हुए प्रशिक्षण वर्ग, उनके संदर्भ में समीक्षा की गई और इस वर्ष देश भर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग संपन्न हुए हैं, जिसमें 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया है। शाखाओं के स्तर पर कार्य योजना को कैसे क्रियान्वयन करना, उसके बारे में भी बैठक में चर्चा हुई और विशेष रूप से शताब्दी के दृष्टि से सितंबर मास में अधिकतम शाखा विस्तार की जो योजना बनाई गई है, उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा इस बैठक में की गई। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कैश है ना? पापा, इतने पैसे? रख ले बेटा, काम आएंगे। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के लोकायुक्त ने चामराजपेट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री BZ जमीर अहमद खान के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है। यह मामला चर्चित IMA घोटाले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित है। लोकायुक्त ने इस मामले में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है, जो 1000 पन्नों से भी अधिक की है। इस रिपोर्ट को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया गया है। चूंकि यह मामला जमीर अहमद खान के 2005 से 2014 के बीच मंत्री रहने के कार्यकाल से जुड़ा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार राज्यपाल के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीर अहमद खान के पास उनकी घोषित आय से 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। लोकायुक्त पुलिस ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि उन्हें लोकायुक्त कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। अगर राज्यपाल मंजूरी दे देते हैं तो लोकायुक्त सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर आपके पास भी सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप का कोई गूगल फॉर्म आया है,
तो सावधान हो जाइए। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसी वायरल पोस्ट को फर्जी बताया है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यानी एमसीए की ओर से डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप का अवसर दिया जा रहा है। पीआईबी के मुताबिक एमएसएमई या एमसीए ने इस तरह के किसी भी इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए ना तो कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की है और ना ही कोई आवेदन फॉर्म जारी किया है। पीआईबी ने अपनी पोस्ट में अपील की है कि ऐसे संदिग्ध लिंक या वेब पेज पर क्लिक ना करें और किसी भी अनधिकृत मंच पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। किसी भी सरकारी योजना या सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स और सत्यापित स्रोतों से ही करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी उपस्थित रहे। यह आयोजन मन्नाथु पद्मनाभन के सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार और राष्ट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। आपको बता दें कि मन्नाथु पद्मनाभन ने समाज में समानता, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक नेतृत्व को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी अम्मा के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अलग अलग भाषाओं में गाए उनके गाने कई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय रहे। उन्होंने बेमिसाल खूबसूरती और विविधता के साथ हर भावना को अपनी आवाज़ दी। उनकी मधुर आवाज़ आने वाले सालों में भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। अर्जेंटीना ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी। अर्जेंटीना ने 10वें मिनट में मैक एलिस्टर के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी। हालांकि स्विट्जरलैंड की ओर से 67वें मिनट में एंडोए ने बराबरी का गोल दागा। निर्धारित समय तक दोनों टीम 1-1 से बराबर रहीं। इसके बाद अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना के लिए अल्वारेज और मार्टिनेज ने गोल किए और मैच 3-1 से अर्जेंटीना के नाम रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
मैच के पहले हाफ में आंद्रेयास श्टेल्डर्स ने 36वें मिनट में गोल दागते हुए नॉर्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि इंग्लैंड ने हाफ टाइम से पहले ही इस बढ़त को बराबर कर दिया। जब जूड बेलिंगहैम ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में अपनी टीम के लिए गोल दागा, इसके बाद दूसरा हाफ पूरा होने तक स्कोर बराबर रहा और मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और बेलिंगहैम ने 93 मिनट में एक और गोल दागते हुए इंग्लैंड को बढ़त दिला दी और साथ ही अपनी जीत भी सुनिश्चित कर दी। और इसी के साथ ही दूरदर्शन के सांकेतिक भाषा समाचार में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।